नमस्कार, न्यूज इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। 17 साल का लंबा इंतजार और फिर वो घड़ी आई जिसका इंतजार वो 7 लोग कर रहे थे जो बरी हुए। मालेगांव ब्लास्ट में सभी 7 आरोपी को एनआईए कोर्ट ने बरी कर दिया है, लेकिन उन लोगों को झटका लगा जिनके खिलाफ ये पूरा मामला चला गया। वो कहते हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। भगवा आतंकवाद की थ्योरी फेल हो गई है और यह साबित हो गया कि हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता। ये दावा है उन तमाम लोगों का जिनके पक्ष में फैसला आया, जिनके समर्थन में यह फैसला आया। इसमें भारतीय जनता पार्टी की पूर्व सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर समेत 7 लोग शामिल हैं। खबर है कि कोई भी चश्मदीद गवाह अपने बयान पर कायम नहीं रह पाया। इसके चलते सभी आरोपियों को कोर्ट को बरी करना ही पड़ा। मालेगांव में 2008 में हुए इस विस्फोट में 6 लोगों की मौत हुई थी और 100 से अधिक जख्मी हुए थे। साध्वी प्रज्ञा के अलावा लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद पुरोहित सहित 7 आरोपियों पर मुकदमा चलाया गया। इस मामले में रिटायर्ड मेजर रमेश उपाध्याय, अजय राहिरकर, सुधाकर द्विवेदी, सुधाकर चतुर्वेदी और समीर कुलकर्णी अन्य आरोपी थे। खास बात यह है कि मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरुआत में महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड को दी गई थी, लेकिन बाद में इसे एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को सौंप दिया गया। 17 साल के इंतजार के बाद इंसाफ जीत गया, यह दावा है उन लोगों का जिनके पक्ष में फैसला आया, लेकिन अब इस पर हिंदू मुसलमान की सियासत शुरू हो गई है। तो हिंदू मुसलमान की सियासत के बीच में जो पीड़ित थे वो कहते हैं कि हम ऊपरी अदालत में जाएंगे। सरकार ने यहां पर कोर्ट में पैरवी करवाई, सरकार पर भी आरोप लगा। सरकार की तरफ से जो प्रबुद्ध जन है उन लोगों ने भी अपनी बात रखी कि लंबा इंतजार हुआ, सारे सबूत रखे गए, लेकिन सबूतों को कंसीडर कोर्ट ने नहीं किया और आखिरकार ये फैसला आना पड़ा। मालेगांव ब्लास्ट पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। फैसले के तुरंत बाद बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि कांग्रेस पार्टी वोट बैंक के लिए किसी भी हद तक, किसी भी सीमा तक जा सकती है। कांग्रेस ने भगवा आतंक की एक साजिश रची और इसको फैलाना शुरू किया। अदालत ने पाया कि मोटरसाइकिल का कोई सबूत या चेसिस नंबर भी नहीं था। गवाहों ने भी कहा कि उन्हें प्रताड़ित किया गया और बयान देने के लिए मजबूर किया गया। कांग्रेस के सुर भी बदले बदले नजर आ रहे। उधर असदुद्दीन ओवैसी ने इस फैसले के बाद 2006 में मुंबई ट्रेन ब्लास्ट को लेकर केंद्र सरकार और महाराष्ट्र सरकार से भी सवाल खड़े किए और इस फैसले पर भी एक तरीके से उन्होंने सवाल खड़े किए। हिंदू आतंकवाद को देश के ऊपर जबरन थोपने का जो कांग्रेस पार्टी का षड्यंत्र था वो आज धराशायी हो गया। और ये बात हम बहुत जिम्मेवारी के साथ कहना चाहते हैं। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जो कोर्ट का फैसला आया है उस पूरे में स्पष्ट रूप से कहा गया है, जो बातें अभी तक आई हैं, कि किसी भी एक्यूज के खिलाफ कोई पर्याप्त सबूत नहीं है और प्रोसिक्यूशन अपना केस प्रूव नहीं कर सके। आरोप लगाता कोई धर्म के आधार पे आतंकवाद नहीं होता है। ना हिंदू आतंकवाद होता है, ना इस्लामिक आतंकवाद होता है। हर धर्म प्रेम, सद्भाव, सत्य और अहिंसा का रूप है। ना हिंदू आतंकवादी हो सकता, ना मुसलमान हो सकता है, ना सिख हो सकता, ना ईसाई होता है। केवल कुछ लोग होते हैं जो कि धर्म को नफरत की तरह उसका हथियार उपयोग करते हैं, वही आतंकवाद को जन्म देता है। इसमें इन्वेस्टिगेशन बहुत गलत हुआ। दूसरी बात यह है कि 17 साल के बाद कोर्ट ने तमाम आरोपियों को एक्विट कर दिया। हमारा पहला सवाल मोदी सरकार से और महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार से है कि जिस तरह वो लोग अपनी बेचैनी का इजहार किए थे और ऐसा लग रहा था कि उनके जिस्म में कोई बहुत बड़ी चीज़ छुप चुकी है, वो सुप्रीम कोर्ट भागकर मुंबई के जो ट्रेन ब्लास्ट में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट भागे थे, सुप्रीम कोर्ट को गए, वहां पर जाकर उन्होंने उस जजमेंट पर स्टे लिया। मेरा पहला सवाल यह है कि क्या टेररिज्म के ऊपर इनकी हिपोक्रेसी होगी अगर वो सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे। क्योंकि मामला जब कोर्ट से आता है तो वहां पर खामोशी रहती है, शब्द चुने जाते हैं, लेकिन उन शब्दों के द्वारा अपनी राय जो रखी जाती है वो बैलेंस वे में होती है। यहां पर भी कहा गया कि कोर्ट का मामला है, कोर्ट का फैसला है, लेकिन कुछ क्लॉज हो सकते हैं, कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ नाराजगी हो सकती है, ऊपरी अदालत में जाने का
जिक्र हो सकता है। सवाल इस बात का है कि जब आतंकवाद का जिक्र होता था तो पूरी दुनिया इससे वाकिफ थी, लेकिन भगवा आतंकवाद का जिक्र तब हुआ जिसको लेकर बीजेपी आज कांग्रेस पर हमलावर है कि यह शब्द जानबूझकर गढ़ा गया और हिंदुओं को टारगेट किया गया। सुनाते हैं आपको किस तरीके से यहां महाराष्ट्र लेकर तमाम जगहों पर बीजेपी हमलावर है कांग्रेस पर और कांग्रेस भी पलटवार कर रही। देखिए, जिस प्रकार से कांग्रेस यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, ये नरेटिव सेट करने के लिए षड्यंत्र रचा और ये पूरा मालेगांव का केस तैयार किया, आज उसका पर्दाफाश हो गया है। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर ये कितना खोखला था, ये कैसा षड्यंत्र था, ये किस प्रकार से रचा गया था, ये सारी चीजें सामने लाई हुई है। और एक प्रकार से केवल वोट की राजनीति के लिए अपनी वोट बैंक को और विशेष रूप से एक पर्टिकुलर धर्म की वोट बैंक को खुश करने के लिए जिस प्रकार से नैरेटिव लाने का प्रयास कांग्रेस ने किया था और तमाम भगवा और हिंदुओं को आतंकवादी ठहराने का जो काम कांग्रेस ने किया था, आज पूरा देश उसका धिक्कार कर रहा है। उनसे मिलते थे, इतनी आत्मीयता से सारी पूछताछ और ये सब करती थी, तो वो व्यक्तित्व हमारे आंखों के सामने से अंतर्धान हो गया। उसकी कमी तो हमको खलेगी, परंतु प्रेरणा भी देगी कि देह निष्ठा के लिए कैसे समर्पित हो जाता है और कैसे परिश्रम किए जाते हैं। उसका एक आदर्श है उनके जीवन के कारण, हम सब लोगों के कारण है, सामने है। उन्होंने देहदान किया है। हम सदगति तो उनकी तपश्चर्या के कारण उनका अधिकार है, उस सदगति पर हम सब लोगों को धैर्य मिले, इतनी प्रार्थना हमें। हाँ, भगवा आतंकवाद देखो, जिन्होंने भगवा आतंकवाद ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की थी पी चिदम्बरम जी ने, उन्होंने ही 2 दिन पहले ये भी कहा था कि ये जो पहलगाम में हमला हुआ, ये हमले के पीछे जो आतंकवादी थे वो पाकिस्तान से आए थे। क्या सबूत है वो पाकिस्तान से आए थे? मतलब इनडायरेक्टली उनको ये कहना था कि ये भारत में ही आतंकवादी थे या भारतीय लोगों को ये आतंकवादी कह रहे थे। ये भी सवाल मेरे को उनको पूछना है, कांग्रेस को पूछना है। तो ये अलग अलग नैरेटिव गढ़ने का काम, अपनी नाकामी का भी, आतंकवाद को खत्म करने की नाकामी, उसके पीछे छुपने के लिए, वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने भगवा आतंकवाद ये शब्द, नया नैरेटिव कॉइन करने की कोशिश 2008 में की थी, लेकिन हिंदू कभी आतंकवादी हो नहीं सकता। मैं अब ये चाहती हूँ कि ये तो बरी हो गए, उनको किस अदालत में अब सजा सुनाई जाएगी जिनने भगवा आतंकवाद की एक कल्पना की और इस्लामिक आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए और इस्लामिक आतंकवाद का अपयश कम करने के लिए भगवा आतंकवाद के द्वारा पूरे हिंदू समाज को बदनाम करने की चेष्टा हुई। उसमें प्रज्ञा, कर्नल प्रसाद पुरोहित और अन्य जो नाम हैं उनको शिकार बनाया गया। अब ये लोग किस अदालत में सजा पाएंगे? इनको कम से कम जनता की अदालत में सजा मिले या इनमें से कोई आरोपी अब इन लोगों के खिलाफ कोर्ट में जाए, क्योंकि ये ऐसी भयानक साजिश थी जिसका शिकार पूरा हिंदू समाज था और सारे हिंदू संगठन इसके शिकार थे। सारे हिंदू संगठन, अगर प्रज्ञा और कर्नल पुरोहित ने शारीरिक प्रताड़ना झेल ना पाते और अगर वो नाम ले देते जो नाम उनको देने के लिए कहे गए थे, तो बीजेपी के और अन्य राष्ट्रवादी संगठनों के बहुत सारे अधिकारी और नेता जेल में होते। जो दोषी हों उनको सजा मिलनी चाहिए। आम जनभावना यही है देश की कि जो आरोपी हैं, जो जिन्होंने इतनी बड़ी घटना की है, उनको सजा मिलनी चाहिए। रिपोर्ट मेरी जानकारी में नहीं है, मैं डिटेल में रिपोर्ट नहीं पढ़ी है मैंने। सीधे सीधे आतंकवाद की परवरिश करने वाली, आतंकवाद की नर्सरी भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम संगठन है वो जिम्मेदार। सबूत मिले वहां पे, तथ्य मिले वहां पे, पर उन्होंने उसमें एक काम किया। जब उनकी सरकार बन गई तो एजेंसी तो उनकी हो गई, गवाह साक्ष्य मिटाए गए। दूसरा, प्रोसिक्यूशन किसको करना था? मुकदमा तो बनाम स्टेट होता है ना,
तो मुकदमे की पैरवी कमजोर कर दी। अब फैसला तो कोर्ट का वही आएगा जो साक्ष्य रखे जाएंगे, जो तर्क रखे जाएंगे। मैं सीधे सीधे कह रहा हूं कि भाजपा और आतंकवाद दोनों एक साथ खड़े। किसने किया फिर ये? अभी किसने किया? पुलिस ने सारी कड़ियों को जोड़ करके भेजा था, फिर ये किसने किया? हालात कोर्ट के फैसले के ऊपर मैं टिप्पणी नहीं कर सकता। ये आगे कोर्ट के अंदर जाए, कोर्ट में आगे जाकर के इसकी समीक्षा हो, लेकिन ब्लास्ट हुआ था, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। आतंकवाद का चेहरा कोई हिंदू और मुसलमान नहीं होता। आतंकवाद आतंकवाद है। आतंकवाद को हिंदू और मुसलमान में अब देखिए विरोधाभास है। इमरान मसूद कह रहे हैं कि आतंकवाद आतंकवाद होता है, लेकिन सवाल इस बात का है कि फिर भगवा आतंकवाद शब्द आया कहां से। इसी बात का जिक्र आज हो रहा है कि भगवा आतंकवाद जैसा कुछ भी नहीं है और हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। इस बात पर आज मुहर लग गई, लेकिन वहीं से सवाल भी खड़े हो गए कि अगर हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता तो भगवा आतंकवाद शब्द लाने वाला कौन था, उसकी मंशा क्या थी। लेकिन इससे बड़ा सवाल यह भी है कि जो आज 7 बरी हुए तो गुनहगार कौन था। इस सवाल भी विपक्ष उठा रहा, तमाम लोग उठा रहे, पीड़ित पक्ष उठा रहा। हमारे साथ कुछ खास मेहमानों से मैं आपको तारुफ कराता हूं, चर्चा में आगे बढ़ते हैं। जगत गुरु वेदपुत्र गिरिजी महाराज हमारे साथ है, बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। हमारे साथ अंश वस्त हैं जो कि कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन है, बहुत स्वागत है अंश आपका। सुबसेन शाह हैं एकनाथ शिंदे गुट से हमारे साथ, शिवसेना से, बहुत स्वागत है शाह साहब आपका। और अनंत अमित है हमारे साथ, बीजेपी के स्पोक पर्सन, बहुत स्वागत है अनंत आपका। जगत गुरु जी महाराज जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। इस पूरे प्रकरण को अब हिंदू मुसलमान कर दिया गया। एक घटना घटित होती है, एक क्राइम होता है, उसकी जांच होती है, मामला न्यायालय तक पहुंचता है और 17 साल के बाद 7 आरोपी बरी होते हैं सबूतों के अभाव में। यहां सिर्फ कोर्ट तक रखें, कानूनी प्रक्रिया तक रखें, या फिर हिंदू भगवा आतंकवाद, इन बातों का भी जिक्र होना फिर से शुरू होगा? देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो हम लोग इंसान हैं और जो सनातन धर्म है, सनातन धर्म हमको सिखाता है कि अतिथि देवो भव। हमारे यहाँ अतिथि कोई आता है जिसको देवता के समान मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना हमारे यहाँ है। तो कभी भगवे में रहकर के आतंक की परिकल्पना करना भी गुनाह है, हो ही नहीं सकता। जो वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करता हो, जो अहिंसा परमो धर्मों में विश्वास करता हो, जो पूरे विश्व को अपना कुटुंब, अपना परिवार मानता हो, ये भगवा, और इस भगवा को बदनाम करने के लिए जो साजिश रची गई, आज उसका पर्दाफाश हुआ। आज लोग बरी हुए, लेकिन आप सोचिए कि जिन लोगों ने इतने सालों से दर्द सहा, समाज के इतने छींटे कसे उनके ऊपर हुए, क्या वह दर्द वापस आ सकता है? तो हमें सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो दोषी हैं, क्योंकि वहां मालेगांव में ब्लास्ट हुआ, जो दोषी हैं वो पकड़े जाएं। और जिन लोगों ने आरोप लगाया, जिन लोगों ने भगवा को आतंकवाद कहा, जनता जनार्दन से ये अपेक्षा है कि उनको कम से कम गंदी राजनीति जो किया उनको सबक सिखाएं और उनको बहिष्कृत करें अब समाज से, क्योंकि ऐसे हमारा समाज एकत्व का भाव नहीं पैदा करेगा। और सबसे बड़ी बात है कि अगर हमारे बीच का कोई व्यक्ति जिसने कोई गुनाह नहीं किया, बेगुनाहों पर इस तरह का जो संत है उनके ऊपर इस तरह का जो है गलत छींटे अगर हुए और उसमें उनकी कितनी बदनामी हुई, कितनी उन्होंने अब यातनाएं सही, उसको कौन वापस करेगा? सबसे बड़ी बात है वो कहां से वापस आएगा। इंपॉर्टेंट ये है ना। ठीक बात है अंशवत्स, कांग्रेस के ऊपर ये आरोप लग रहा है कि भगवा आतंकवाद का जानबूझकर उस घटना के बाद जिक्र आप लोगों के जरिए कराया गया, आपकी पार्टी के जरिए कराया गया, बीजेपी से जुड़े लोगों को बदनाम करने के लिए। आज भी इस बात को लेकर आपने सुना, भारती ने भी कहा, बहुत सारे और लोगों की प्रतिक्रियाएं भी हैं। सवाल इस बात का है कि आप कह रहे हैं कि गुनाहगार कौन है, लेकिन कोर्ट में सबूत नहीं होता है तो कोर्ट का भी अपना एक दायरा होता है। सबूतों के अभाव में बरी करना पड़ा, 17 साल चला मुकदमा और बरी हो गए। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। मैं यहाँ पे कहता हूं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद होता है, फिर वो करने वाला व्यक्ति बुरा होता है, उसका कोई धर्म नहीं होता और किसी का धर्म के आधार पे कभी आतंकवाद को नहीं जोड़ा जाना चाहिए। यहाँ पे बात हुई भगवा आतंकवाद की। भगवा आतंकवाद जो था वो उस समय के गृह सचिव, ये 2013 में गृह सचिव ने कहा था, आरके सिंह जी ने उस समय जो थे, और उनको भारतीय जनता पार्टी ने ज्वाइनिंग करवाई और उसके बाद उनको मंत्री भी बनाया था। तो आज सवाल पूछा जाएगा फिर भारतीय जनता पार्टी से, तो एक तो ये बात आपके सवाल पर आ गई। दूसरी बात मैं आप पे कहना चाहता हूं, आज मैं बहुत ही ज्यादा हैरान हूं आज ये चीज देखकर कि आज हर जगह
पूरे देश भर में इस मुद्दे पर चर्चा हो रही है। क्योंकि आज मैं एक चीज कहना चाहता हूं, आप प्लीज मुझे को रोकिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आज यहाँ पे चर्चा हो रही है इस मुद्दे पे, लेकिन इस देश का जो सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है, आज मैं हैरान हूं कि उस पर क्यों नहीं चर्चा हो रही है। आज इस देश का सबसे ज्यादा ज्वलंत मुद्दा है कि आज जो है ट्रंप ने 25% टैरिफ भारत पर लगाया है, जिसकी वजह से हमारे देश की अर्थव्यवस्था तरमरा जाएगी, जिसकी वजह से बेरोजगारी भयावह रूप ले सकती है। उस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही मीडिया में? आज मैं पूछना चाहता हूं इस चीज पर चर्चा क्यों नहीं हो रही कि जिस मोदी जी जो थे, जो ट्रंप के लिए इतना ज्यादा करते थे, पूरा पीआर ये मीडिया चलाता था मोदी जी के लिए कि भैया ट्रंप ने मोदी जी के लिए कुर्सी खींची, देखो ट्रंप ने ऐसा किया, जो उनके लिए नमस्ते ट्रंप हुआ, उनके लिए हाउडी मोदी हुआ, सब कुछ हुआ, और उसके बाद आज ट्रंप भारत और पाकिस्तान को हाइफनेट कर रहा है। इस पर चर्चा क्यों नहीं हो रही? मैं आज ये सवाल पूछना चाहता हूं, ये सवाल इस देश की जनता का है, क्योंकि ये उनको जोड़कर रख रहा है। आज यहाँ पे बैठ के हम लोग इस पर चर्चा करें, उसको इस सवाल पर चर्चा जरूर होगी, उसका कोई फैसला जो वो कोर्ट करेगा उस पर नहीं तो कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात ये होनी चाहिए कि बार बार ट्रंप बयान दे रहा है जो कि भारत की अस्मिता पर सवाल उठाता है, उस पर चर्चा मीडिया में कब होगी? ये सवाल मैं यहाँ पे आज पूछना चाहता हूँ। नहीं, आपका अंश भाई आपने कहा कि रोकिएगा मत, इसलिए मैंने रोका नहीं। डिफेंस पॉलिसी ठीक बात, अंश भाई एक मिनट अमित जी, एक मिनट अंश भाई आपने कहा था रोकिएगा मत ना, इसलिए मैंने रोका नहीं आपको। अब बाकियों का तो मुझे पता नहीं, मैं अपने न्यूज इंडिया चैनल का 12 बजे से लेकर अब तक का पूरा लिंक आपको भेज देता हूं। आप देख लीजिएगा कि उस मुद्दे पर कहां हेडलाइन है, कहां पर हमने चर्चा की है, कहां पर हमने डिबेट किया है, कहां पर उस मुद्दे को उठाया। पीयूष गोयल ने भी सदन में जवाब दिया, वो भी दिखाया। लेकिन अब आप तय करेंगे, क्योंकि आपका लोकतांत्रिक अधिकार है सवाल पूछने का, मैं उसमें कोई आपत्ति नहीं कर सकता, बिल्कुल अधिकार है, आप सवाल पूछिए कि उस मुद्दे पर चर्चा क्यों नहीं। बिल्कुल वाजिब सवाल था, और मैंने बता दिया कि 12 बजे से लेकर अब तक 5 बजे तक, जब तक मैं चर्चा शुरू कर रहा हूं, लगातार उस मुद्दे पर हम दिखा भी रहे हैं। अगला स्लॉट जो आगे का आएगा उस पर पैकेजिंग भी हम दिखाएंगे, उस पर और भी विश्लेषण करेंगे, वो भी आप देख लीजिएगा। लेकिन यह भी एक मुद्दा है 17 साल तक का, उन लोगों के लिए जो अपने आप को आज भी पीड़ित बता रहे हैं, कह रहे हैं कि हमें न्याय नहीं मिला, उन लोगों के लिए जिन लोगों को आज बरी किया गया है, वो कहते हैं कि 17 साल बाद हमें न्याय मिला। आप कहते हैं कि उस मुद्दे पर हम चर्चा भी ना करें। अब ये भी आप ही तय कर लीजिए, ये लोकतंत्र है भाई। चर्चा करने का, सवाल पूछने का जितना अधिकार अंश भाई आपको है, उतना ही अधिकार हमारे चैनल को और मुझे भी है। तो कम से कम मुद्दे तय करने का जो अधिकार है उसको हम पर छोड़ दीजिए। अमित जी जवाब देंगे। भाई आतंकवाद होता है, उसका कोई मजहब नहीं होता, लेकिन ये भगवा आतंकवाद शब्द कहां से आया था? ये बात अंश जी को आपने सुना, उन्होंने बताया कि ऐसा कोई शब्द नहीं था, और जिसने बोला था उसको आपने मंत्री बनाया। झूठ, बिल्कुल झूठ। जी हमसे पूछे गए ना सवाल? जी अमित भाई आपसे। जी देखिए, जिस तरीके से कांग्रेस के मित्र बार बार ये कांग्रेस का युवराज माननीय राहुल गांधी जी भी और कांग्रेस के प्रवक्ता भी और पूरी पार्टी, इनकी एक प्रवृत्ति बन गई है कि ये गोल बॉक्स को चेंज करते रहते हैं। आज मुद्दा 17 वर्ष पूर्व, और आज जो ऐतिहासिक जो फैसला आया है, ये हिंदुस्तान के साथ साथ पूरे विश्व के लिए एक मैसेज है, जो हमारी पार्टी सदन से लेकर सड़क तक में ये कहती रही, पूरी एनडीए कहती रही कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। उसी तरीके से आज जो फैसला आया है, ये ऐतिहासिक फैसला है, इसकी जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले के साथ साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं कि आज जिस तरीके से फैसला आने के बाद देश की जनता ये जानना चाहती है कि जिस तरीके से 17 वर्षों बाद 19 सितंबर 2008 को मालेगांव में हादसा होता है, और कर्नल पुरोहित जो कि जम्मू कश्मीर में जो आज शांति कायम हुआ है, उसके लिए उन्होंने जी जान लगाकर वहां पर काम किया। उनके घर पे आरडीएक्स किसने डाला? प्रज्ञा ठाकुर। पूरे देश ने पिछले 5 वर्ष में देखा कि वो पार्लियामेंट आती थी तो कैसे चलती थी। उनके ऊपर 1 महीना तक इतनी प्रताड़ित की गई सरकारों के द्वारा कि पूरा दुनिया ने देखा, पूरे देश ने देखा कि भगवा आतंकवाद के नाम पर उनको कितना प्रताड़ित किया गया। और मैं एक चीज बताना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार के गृह मंत्री होते थे पी चिदम्बरम साहब, उन्होंने डीजीपी के कॉन्फ्रेंस में कहा कि सैफरन टेररिस्ट की बात कही। उसके बाद सुशील शिंदे ने कहा सैफरन टेररिस्ट की बात कही। उसके बाद आज के युवराज ओपोजिशन के लीडर राहुल गांधी ने विदेश तक में जाकर कहा, हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की बात कही। आज पूरे 100 करोड़ हिंदुस्तान के सनातनियों को इस बात का जवाब चाहिए कांग्रेस पार्टी से और इंडी गठबंधन से, जो कि बार बार आप हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की बात कहते रहे। आज
पूरी दुनिया जानती है कि हिंदुस्तान के राष्ट्रीय ध्वज के ऊपर में कौन सा रंग लगा हुआ है। तो आपने संस्कृति, समाज और देश की संस्कृति और सनातनियों के साथ आपने बार बार पूरे 17 वर्षों तक दुनिया में टिठोरा पीटते रहे, दुनिया में ढोल बजाते रहे हिंदू आतंकवाद की, भगवा आतंकवाद की। तो आज ये बताइए कि जब न्यायालय का आदेश आ गया है, न्यायालय ने बरी कर दिया है, तो अब सजा किसको? और जो कहने वाले लोग थे, और कांग्रेस से पूरे देश की जनता पूछना चाहती है, 140 करोड़ जनता का यह सवाल है कि कांग्रेस अब किस मुंह से यह कहेगी भगवा आतंक को लेकर। हमने बार बार कहा कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता है, साथ में हमने यह भी कहा कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता है, लेकिन आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होता है यह भी हम जानना चाहते हैं। अब हमें कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहते हैं कि आप ये बार बार जो प्रश्न पूछते हैं, आज टैरिफ की बात करें, टैरिफ पे चर्चा करेंगे, मैं उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन आज चूंकि मुद्दा मालेगांव को लेकर है, आज उन 7 लोगों को है जो बरसों तक प्रताड़ित होते रहे समाज से लेके, और तमाम जगह जहां भी जाते थे उनके ऊपर कर्नल पुरोहित जैसा आदमी जिसने जम्मू कश्मीर में आज शांति कायम करने के लिए अपनी जी जान लगा दी, उसके ऊपर भी आरडीएक्स किसने रखा उनके घर पे, मोटरसाइकिल में बम किसने रखा प्रज्ञा ठाकुर जी के। आज देश की जनता यह जानना चाहती है, और आज न्यायालय का जिस तरीके से आदेश आया है हम उसकी प्रशंसा करते हैं, हम उसका स्वागत करते हैं। साथ साथ देश की जनता जानना चाहती है, कांग्रेस से पूछना चाहती है कि भगवा आतंक की बात करने वाले कांग्रेस, आपके पास आज कोई जवाब है क्या? ठीक है अमित भाई, अच्छी बात आपने कही कि आप स्वागत करते हैं, स्वागत करना चाहिए, लेकिन सवाल यह भी है कि किसने रखा बम, यह सवाल ही रह गया, उसका जवाब नहीं मिल पाया। एनआईए कोर्ट में सबूत पेश नहीं कर पाए, उसकी वजह से कोई बरी हुआ, यह सिर्फ प्रसन्नता का विषय नहीं है, बल्कि सवाल भी है कि आखिर एनआईए जैसी एजेंसी सबूत क्यों नहीं पेश कर पाई, किसने रखा था, कम से कम उसको तो पकड़ पाते, इतनी महत्वपूर्ण एजेंसी है, यह अपने आप में वाजिब सवाल है। बहरहाल सुशीबेन, आपकी सरकार, बीजेपी की सरकार मजबूत पैरवी, और उसके बाद आखिरकार यह फैसला आया। चूंकि कोर्ट का जब फैसला आता है तो कुछ बाध्यताएं आपकी हमारी भी हो जाती हैं, लेकिन उसके बीच में कुछ सवाल जरूर उछाले जाते हैं, और वही सवाल विपक्ष उछाल रहा है। वो कह रहे हैं कि भगवा आतंकवाद का भी जिक्र आपके सहयोगी दलों ने, आपके लोगों ने, आपके साथ के अधिकारियों ने ही किया, जिनको बाद में आप लोगों ने मंत्री बनाया। लेकिन अब जब ये पूरा फैसला आ गया, एक तरफा फैसला एक तरीके से इसको बताया जा रहा, तो पीड़ित पक्ष कह रहा है कि ये हमारे साथ अन्याय है। सभी को नमस्कार, और आज मेरे साथ उपस्थित गुरुजी को सादर प्रणाम। मैं यही कहना चाहूंगी, सत्यमेव जयते। आतंकवाद न कभी भगवा था, न कभी भगवा हो सकता है, और न कभी भगवा रहेगा, सवाल ही नहीं है। सही बात मायने में आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन आज किसने धर्म का रूप दिया आतंकवाद को? मैं बताना चाहूंगी मिस्टर वत्स को कि जो अभी बात कर रहे थे दूसरे सब विषयों पर, कि इट वॉज सुशील कुमार शिंदे जब खुद गृह मंत्री थे तब उन्होंने आतंकवाद की बात की थी। चिदंबरम जी ने कहा था, आतंकवाद की बात की थी, और तब के विलासराव देशमुख जो अभी नहीं रहे, चीफ मिनिस्टर थे तभी उन्होंने भगवा आतंकवाद का पक्ष रखा था, और तभी एफआईआर लॉन्च किया था। ये 3 हमारे जो भारतीय नागरिक, हिंदू नागरिक थे, उसके पर कौन जवाब देगा? मैं मानती हूं आज ये दिन है कि सारे कांग्रेस को, खास करके मिस्टर राहुल गांधी, मिस प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी को देश की 100 करोड़ हिंदू की माफी मांगनी चाहिए। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगी मिस्टर वत्स कि कांग्रेस को एलर्जी है शब्द हिंदू से। कल आपने पार्लियामेंट में देखा होगा, प्रियंका जी इतरा रही थी, एलर्जी है उनको कि हम हिंदू नहीं बोलेंगे। अरे भैया, जब एक आतंकियों ने, पाकिस्तान के आतंकियों ने धर्म पूछ कर आपकी हिंदू भारतीय नागरिक को मारा था, तो जरूर पहले वो हिंदू है, आपको ये मान्य करना ही पड़ेगा। अभी आपका डीएनए सोच लीजिए। मैं आपके द्वारा अतुल प्रताप सिंह जी पूरे भारत देश को बताना चाहूंगी कि कांग्रेस का डीएनए क्या है। 1985 से आप देख लीजिए, जब हमने शाहबानो केस के, जब हमने ट्रिपल तलाक को एक अपराध घोषित किया था, किसने वो रिवर्स किया? रोहिंग्या सेटलमेंट आज भी नहीं मानते हैं कि वो एक आउटसाइडर है, उसके पर भी उन्होंने खिलाफत की। मैं ये भी उनको पूछना चाहूंगी, जब कैराना में हमारे हिंदू भाई बहन गुजर गए थे, किसने, आपने एक भी बार उनको बोला, उनके परिवार को सांत्वन दी? कभी नहीं। वो आप कर ही नहीं सकते। हिंदू, आपको ये मानना जरूरी है कि देश की भावना, देश का पूरा समाज, 100 करोड़ हिंदू की भावना है। हम सब हिंदू कहते हैं,
गर्व से हिंदू कहते हैं। और आज की वर्डिक्ट पूरी भारत देश में, हमारे महाराष्ट्र में जोर से गूंजेगा कि हम सब हिंदू हैं और हम सब एक हैं। आज हमारे प्रमुख नेता डीसीएम, उन्होंने उनको महाराष्ट्र में विरुद्ध मिला है, डेडिकेटेड टू कॉमन मैन। उन्होंने कहा कि सत्य परेशान हो सकता है, कभी पराजित नहीं जी, कभी पराजित नहीं। 17 साल कर्नल पुरोहित जी ने, जैसे मेरे भाई बीजेपी के भाई अनंत भाई ने बताया कि वो एकमेव ऐसे कर्नल थे, वो जी जान लगा दिए, जिसने कश्मीर में उन्होंने पीस घोषित कर दी। हमारी प्रज्ञा साध्वी प्रज्ञा जी, उन्होंने सनातन धर्म को पूरा जीवन दे दिया, जीत के आई पार्लियामेंट में, लोगों का पूरा उनका सपोर्ट था, और उनको प्रताड़ित करने का काम किसने किया? शर्म नहीं लगती कांग्रेस को? जवाब ले लेता हूं, मैं इसका जवाब लेता हूं। पार्लियामेंट में, आज पार्लियामेंट में सारे कांग्रेसियों को माफी मांगनी चाहिए देश की, कि ये करना चाहिए। मेरे भाई अंश भाई, जाके बताइए अंश बस जल्दी से काउंटर जवाब, उसके बाद मैं माफी मांगेंगे, ठीक है, मैं आ रहा हूं आपके पास। 17 साल वापस देंगे? क्या बात करते हो आप? मुझे शर्म लगता है कि आज जवाब दे सकता हूं? भी नहीं कर बोले अंश आप बोले। अतुल जी, देखिए सच्चाई है कि मालेगांव ब्लास्ट हुआ था, ये सच्चाई है, इससे कोई भी नकार नहीं सकता। सच्चाई ये है कि वहां पे स्कूटी पे जो था वो बॉम्ब प्लांट था, इससे भी कोई नहीं नकार सकता क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो सच्चाई है कि अगर ये जो एक्यूज, अगर ये इनोसेंट है तो फिर एक्यूज कौन है? ये सवाल, एक सेकंड, मैं किसी के बीच में नहीं बोला था। तो मैं कह रहा हूं कि अगर जो एक्यूज्ड थे वो इनोसेंट हो गए हैं तो एक्यूज्ड कौन है? ये सवाल आज पे पूछा जाएगा यहाँ पे, कि जो अगर वो लोग इनोसेंट हो गए तो फिर कौन एक्यूज? दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, आज कोर्ट में ये कहा गया था कि उनको सस्पेंशन पे रखा गया, लेकिन ये कहा गया क्योंकि उनके पास एविडेंस नहीं है उनको प्रूफ करने के लिए, इस वजह से उनको बरी किया गया है। तो ये कई बातों को यहाँ पे रखना चाहिए। दूसरी बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूं, यहाँ पे ये कोर्ट ने ये स्पष्ट रूप से यहाँ पे चर्चा में अगर आप देखेंगे जो रहा था कोर्ट में, उसमें ये रहा था कि एविडेंस की कमी थी, जो वहां पे लोग बाग गवाही, जो विटनेसेस थे वो लोगों वहां पे नहीं थे। दूसरी बात ये कि सरकार की एजेंसी की तरफ से इम्प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन रही थी। तो यहाँ पे सरकार के ऊपर ये दायित्व बनता है कि सरकार एक यहाँ पे जांच करवाए कि कौन उसके एक्यूज थे। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात यह कि यहाँ पे हमें एक और बात को यहाँ पे ध्यान में रखनी चाहिए कि जो एनआईए थे, उन्होंने पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो थी उनको ये कहा था कि आप जो है कार्रवाई को आप धीरे रखिएगा, और ये बात उन्होंने बाकायदा अपनी एफिडेविट में भी कही थी जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो दाखिल किया था। ये बात उन्होंने ऑन रिकॉर्ड भी कहा है। तो सभी चीजों को यहाँ पे चर्चा करने का जरूरत है। बिल्कुल सही कहा अंश भाई। अब आप सही मुद्दे पर है, आपने कहा कि इन मुद्दों पर हमें चर्चा करनी चाहिए कि हमने कहां पर ग्राउंड कमजोर कर दिया, सरकार ने कहां पैरवी कमजोर करने की बात कही। आपके पास लंबी लिस्ट है, फहरिस्त है, बड़े बड़े अधिवक्ताओं की आप लगा दीजिए, आपकी पार्टी लगा दे, उसकी जांच करिए, लेकिन मीडिया में मुद्दा तय करने का अधिकार तो हम पर छोड़ दीजिए। आपने बिल्कुल सही कहा कि हाँ, यह सवाल उठता है कि आखिर सबूत क्यों नहीं मिले। यह सवाल अभी भी मैंने शुरुआत में ही कहा था कि गुनहगार आखिर गए कहां? घटना तो हुई थी ना, नहीं हुआ, अतुल जी, अतुल जी, मैं आपको सवाल बिल्कुल लाजमी है, अतुल जी, मैं आपको कोई शक नहीं है। नहीं, सुनो अतुल जी, मैं इसलिए यहाँ पे बात कह रहा हूं, इस चीज पर हम लोग अपनी बड़ी अच्छे से बात रख रहे हैं, तमाम चैनलों पे जाके रख रहे हैं। इस मुद्दे पर हमने जो है अपने पूरा पक्ष रख दिया। लेकिन मैं एक चीज यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे ये बात कहा था कि मुझे दुख हुआ था इस बात को लेके। बेशक आपके चैनल ने वो शुरुआत 12 बजे से आप जैसे बता रहे हैं कि आपने उस पर डिबेट की थी, लेकिन एक सवाल आपको नहीं लगता ये पूछा जाना चाहिए? आप भारतीय जनता पार्टी से, आपके खुद के दिल में ये सवाल नहीं आता कि ट्रंप जो है ट्वीट करके कहता है कि भैया भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, तो ये सवाल आपके दिल में नहीं आता कि भारत मेरे दिल में तो बहुत सारे सवाल आते हैं सर। ट्रंप वाला सवाल भी आता है, पाकिस्तान वाला और चीन वाला, चीन एम्बेसी से जाकर मुलाकात, एम्बेसडर से मुलाकात, वो सारे भी सवाल आते हैं। सवाल तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन आप बंटवारा करके कहेंगे कि नहीं यही वाला सवाल पूछो, बीजेपी कहेगी यही वाला सवाल पूछो, तो वहां दिक्कत है ना। हो गया अंश भाई, हो गया। आपको दुख हुआ था, मैंने आपके दुख पर पहले ही बता दिया कि हमने थोड़ा सा काम किया है, मरहम लगाया। अब आपका जो सवाल है वो आपका दुख है, बीजेपी का जो सवाल है वो बीजेपी का दुख है, पर हमारा जो सवाल है वो सवाल ये है कि हम ट्रंप पर भी सवाल कर रहे हैं, उस मुद्दे पर भी सवाल कर रहे हैं, और इस मुद्दे पर भी जिस पर अभी फिलहाल चर्चा कर रहे हैं उस पर भी सवाल कर रहे हैं।
कुछ कह रही है मैम, आप बहुत जल्दी से छोटा सा काउंटर करिए, उसके बाद मैं महाराज जी के पास जाऊंगा। महाराज जी के पास जाऊंगा। मैम कुछ कह रही हैं, बहुत जल्दी से छोटा काउंटर। आपको जो सवाल पूछे थे मैंने, क्या देश की माफी मांगेगा कांग्रेस पार्टी? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया जी, आपने जवाब नहीं दिया घूम फिर के ट्रंप पर। अरे भैया, हमारे आदरणीय मोदी साहब ने कह दिया है, माननीय प्रधानमंत्री ने, कि हस्तक्षेप किसी का नहीं था, लेकिन आपको बिलीव ही नहीं करना है। अब क्या करें? आप नहीं प्राइम मिनिस्टर को बिलीव करते, न जुडिशरी पर भरोसा है, न इलेक्शन कमीशन पर भरोसा है, सिर्फ अपने आप पर भरोसा है। ये तुष्टिकरण की राजनीति है। नहीं, अपने आप पर भरोसा होना चाहिए, ओवर कॉन्फिडेंस। अब मुद्दे की बात, मैम आपने कहा कि भाई कौन ने, किसने बॉम्ब रखा? आपकी सरकार थी, आपकी सरकार केंद्र में थी, आपकी सरकार महाराष्ट्र में थी। आपने मन बना लिया था कि हम इस बार सैफरन टेरर, हिंदू आतंकवाद को हम जड़ेंगे, और इसीलिए आपने तय करके खोटे सबूत प्लांट किए थे। आरडीएक्स प्लांट किया था, जैसी घिनौनी हरकत की थी। और नहीं, ये तो आरोप हो सकता है, इसके कोई प्रमाण नहीं है। नहीं, इसके कोई प्रमाण नहीं है, जैसे सबूत नहीं मिल पाया कोर्ट के अंदर, वैसे भी इस आरोप का कोई प्रमाण नहीं है, उसको मैं कंसीडर नहीं कर सकता कोर्ट की तरफ। नहीं थे। ठीक है मैम, एक छोटी सी प्रतिक्रिया जरा सुना देता हूं मामले पर। संत समाज की तरफ से बीजेपी से जुड़े, जो कि साक्षी महाराज भी हैं, सांसद भी रहे सांसद, और साथ में साध्वी निरंजन ज्योति, कई ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उनका जो सबसे बड़ा फोकस था वो यही था कि इसको क्यों आखिर धर्म से जोड़ा गया, क्यों आखिर हिंदुत्व से जोड़ा गया। एक घटना घटित हुई थी, उसमें आतंकवाद का जिक्र था, और एजेंसियां उसकी जांच करती और उस पूरे मामले में कोर्ट के जरिए न्याय आता और फैसला होता, लेकिन यहां पर एक मजहब को टारगेट किया गया, इस पर उनकी आपत्ति थी। सुनिए। आज मुझे बहुत प्रसन्नता हुई है, और मैंने तो उसी समय सुन लिया था जब कोर्ट ने निर्णय दिया। इससे कांग्रेस का काला चिट्ठा जनता के सामने आ गया है, और वो वास्तव में ये लोग कोई प्रमाण नहीं जुटा पाए। ये भगवावादियों को सताने के लिए, भगवाधारियों को कांग्रेस ने सब करवाया था। मैं तो यही कहूँगा कि हमारी विजय हुई है, और इन 7 जो मुक्त हुए हैं आरोपी, इनको मिलकर तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर मानहानि का दावा करना चाहिए। देर से आया, दुरुस्त आया, आना ही था। बहुत दुर्भाग्य की बात है कि पूरे सनातन जगत को बदनाम करने के लिए, हिंदू दर्शन को बदनाम करने के लिए यूपीए ने एक शब्द गढ़ा, भगवा आतंकवाद। भगवा वो संत समाज है, वो दर्शन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। हम किसी को कांटा भी चुभाना नहीं जानते हैं। हम वो लोग हैं, अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुम्बकम। सत्य में वो जाते हैं, सत्य की हमेशा विजय होती है, झूठ के पैर नहीं होते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस ने भगवा आतंकवाद को रंग देने का काम किया था, एक तरह से हमारी भारतीय संस्कृति को अब बदनाम करने के लिए काम किया था। मैं आज बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन जो उत्पीड़न, जो कष्ट प्रज्ञा ठाकुर को दिया गया है, इसका जवाबदेही कौन होगा? बहरहाल ब्रेक से आगे बढ़ते हैं। जैसा आपको पहले मैंने बताया था कि इस पूरे प्रकरण में जब भगवा आतंकवाद का शब्द आया, उस बात का जिक्र हुआ, तो वहीं से आपत्ति शुरू हो गई थी, और राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप लंबे समय तक, कई सालों से लगते रहे कि यह शब्द है या सिर्फ काल्पनिक तौर पर इसे लाया गया, जानबूझकर लाया गया, इसके पीछे की इंटेंशन कुछ और थी और टारगेट भी बड़ा था। महाराज जी, इस पूरे प्रकरण को अगर आपने देखा और आपने समझा, जैसा आपने बताया कि आज एक न्याय हुआ है, लेकिन न्याय न मिलने का दुख जो पीड़ित पक्ष है उसको भी है, हमें उसको छोड़ना नहीं चाहिए। यहां पर सवाल इस बात का था, क्या इस घटना के जरिए किसी मजहब को टारगेट करना यह मंशा थी, राजनीतिक तौर पर कोई दखलंदाजी थी, इसलिए हिंदुत्व के ऊपर एक तरीके से प्रहार किया गया? उस वक्त के हिसाब से जो मुफीद था कि हां, अगर इस मामले को ऐसे हम रखेंगे, प्रस्तुत करेंगे, तो वोट बैंक का एक बड़ा तबका आपके साथ आ जाएगा। इस वजह से सब कुछ किया गया, जिसमें धर्म, हिंदुत्व सबको शामिल कर लिया गया। मैं सुन रहा हूं, बड़ा दुख हो रहा है कि कुछ लोग इस तरह की बातें कर रहे हैं। इनके अंदर की मानवता मर गई है। आप सोचिए कि
जो लोग बेगुनाह थे उनको फंसाया गया, उन्होंने इतनी यातनाएं सही, और राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि लोग जब हमारे यहाँ हमारे सेना के जवान ऑपरेशन करते हैं तो ये लोग सबूत मांगते हैं। ये तो ऐसे है जैसे हमारे यहाँ कहा गया, ये शाम न विद्या न तपो न दानम ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्म अत्य मृत्यु लोके भूय भार भूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। राजनीति में कुछ ऐसे लोग हैं जो हैं इंसान के रूप में लेकिन इंसान नहीं। हमारा जो धर्म है, हमारा जो भगवा है, वो क्या सिखाता है कि पराया दर्द अपना ले उसे भगवान कहते। हमने सरिस धर्म नहीं भाई, हम दूसरे के हित में अपना धर्म समझते हैं। लेकिन आप सोचिए, अभी बात हो रही है मालेगांव ब्लास्ट, बात हो रही है आज ऐसे लोग जो इतने साल के बाद उनको न्याय मिला, और लोग क्या कर रहे हैं, राजनीति इसमें भी कि ट्रंप पे बात होनी चाहिए, ये बात होनी चाहिए। कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। कम से कम उन मुद्दों पर तो बात कर लीजिए जिनके कारण देश की स्थिति क्या हो गई है। जाति के नाम पर वोट लेने वाले लोग, लोगों को बरगला करके वोट लेने वाले लोग, ये क्या देश का डेवलपमेंट करेंगे। ऐसे लोगों को जनता को चाहिए कि इनका बहिष्कार करें, इनको मौका ना दें, क्योंकि अगर ऐसे लोग पनपेंगे तो देश का विकास कभी नहीं होगा। हमारे लिए राष्ट्र प्रथम है, राष्ट्र सर्वोपरि है, और हर संत के लिए जो भगवाधारी है वो अपने लिए नहीं जीता, वो समाज के लिए जीता है, समाज के कल्याण के लिए जीता है, मानवता के लिए जीता है, मानव धर्म के लिए जीता है। अगर उसको आतंकवादी कहा जाएगा तो भारतीय संस्कृति के विनाश के लिए लोग काम कर रहे हैं, भारतीय अस्तित्व खत्म हो जाएगा। आप सोचिए कि ईसा के प्रथम सदी में एक इतिहासकार है प्लिनी, वो कहता है कि भारत के वैभव और प्रसाद के सामने रोमन साम्राज्य का सारा धन इधर आ रहा है। आज हमारी स्थिति ऐसी हो गई है कि हम अपने वस्त्र पर, अपने धर्म पर लोगों से सुने कि आतंकवाद है। आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं वो कौन है। आप सोचिए, अभी कश्मीर में घटना हुई, जाति पूछ के मारा गया। क्यों जाति पूछी गई? जो लोग जाति पूछे, इतने घिनौने काम किए वहां आप सोचिए कि उनका दर्द सोचिए। एक बहन के सामने भाई की हत्या हो रही है, एक पत्नी के सामने उसके पति की हत्या हो रही है, एक मां के सामने उसके बेटे की हत्या हो रही है, और ये लोग राजनीति कर रहे हैं। ये राजनीति है, केवल टारगेट किया जा रहा है, सनातन को बदनाम किया जा रहा है, और कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसे में अमित अब जवाब देंगे। भाई आपने सुना अंश बस ने क्या कहा, जो मैम ने अपनी बात रखी है। उन सारे प्रश्नों के बीच में यह है कि मुद्दों को भटकाया जा रहा है। अब भाई हमने तो तय नहीं किया था कि आज कोर्ट फैसला देगा और हम इस 5 बजे इस पर मुद्दा पर चर्चा करने लगेंगे। फैसला हुआ, हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी बात, वो तमाम पहलुओं के बीच में दो चीजें। एक कि घटना घटी थी, उस पर फैसला हुआ, कुछ लोगों को यहां पर बरी कर दिया गया, जो खुशी मना रहे हैं, उनके साथ के लोग खुशी मना रहे हैं। लेकिन एक बड़ा तबका यह भी है, वो कह रहा है कि हमें न्याय नहीं मिला, और उनके पास विकल्प है, वो कोर्ट आगे भी जा सकते हैं, बड़ी अदालत में जा सकते हैं। तो उनके पास अपना एक पक्ष रखने का मौका तो है, लेकिन यहां इस मुद्दे पर चर्चा ही ना हो, इस मौके से वंचित करने वाले कौन है? देखिए अतुल जी, जिस तरीके से स्वामी जी का जो वक्तव्य है और स्वामी जी की जो पीड़ा है, वो सिर्फ स्वामी जी की नहीं, 100 करोड़ सनातनियों की पीड़ा है, और इनकी पीड़ा ये जायज पीड़ा है। आज कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से बात कर रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही? कम से कम मानवता की बात करिए, आप सच्चाई की बात कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, कहते हैं ना, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कागज के फूलों से। ये कांग्रेस की परंपरा रही है, कांग्रेस की मानसिकता ये बताती है कि आज हम मुद्दा, आज मालेगांव की बात कर रहे हैं। आपने देखा हो कि पिछले 17 वर्षों से, और अतुल जी मैं बताना चाहता हूं, कांग्रेस के मित्र से पूछना चाहता हूं, 2007 से लेके 2008 तक में कई आतंकी हमले होते हैं, अजमेर से लेके, हैदराबाद से लेके, मुंबई से लेके, और कई 100 सैकड़ों ऐसे मुस्लिम पकड़े जाते हैं जिनको इनकी सरकार छोड़ने का काम करती है। आज ये भी सनातनियों को जानने की जरूरत है। आज जो कालनेमी बन के जो घूम रहे हैं ना, जो सनातनियों को बदनाम करने की जो एक साजिश रची जा रही है पिछले कई वर्षों से, ये भगवान का शुक्र है अतुल जी कि 11 वर्षों से केंद्र में हमारी सरकार है और कई राज्यों में हमारी सरकार है, और जिसके वजह से आज हिंदुस्तान और सनातनी जो इस देश में शान से जी रहे हैं। अदरवाइज ये कांग्रेस और तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले ऐसे दल के लोग होते
तो आज पता नहीं सनातनियों का क्या स्थिति होती। ये सिर्फ स्वामी जी की पीड़ा नहीं है, ये पूरे देश की पीड़ा है। आज पूरे देश ये जानना चाहता है कांग्रेस से। आज मुद्दे पे बात हो रही है तो आप ट्रंप की तरफ बात कर रहे हैं। ट्रंप का जवाब जब पार्लियामेंट में माननीय प्रधानमंत्री देते हैं, माननीय गृह मंत्री देते हैं, माननीय विदेश मंत्री देते हैं, आपको उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता है। राहुल गांधी जी दिन भर ये गिनते रहते हैं। कल उन्होंने कहा कि 27 बार ट्रंप ने कहा, आज मैं सुबह एक डिबेट में था, इन्होंने कहा 35 बार इन्होंने कहा। तो राहुल जी के पास यही रह गया है क्या कि ट्रंप कितनी बार क्या बोल रहा है उसको गिनने के लिए? आज हिंदुस्तान तीसरे आर्थिक स्थिति में पूरी दुनिया में पहुंच रहा है, इसकी बात नहीं कर रहे हैं आप, हम तो उसकी भी बात कर रहे हैं। लेकिन आज चूंकि मामला मालेगांव है, आज देश से जुड़ा हुआ मामला है, आज सनातन से जुड़ा हुआ मामला है, आज भगवा आतंक कहने वाले लोगों की चुप्पी जो है ये भी देश जानना चाहता है। बार बार जो आरोप लगाते रहे भगवा टेररिस्ट को लेकर, तो देश को आज ये पता चल गया है कि जो कांग्रेस कहती रही वो झूठ कहती रही। जिस तरीके लेकिन अमित भाई एक सवाल तो है ना कि जितनी मजबूत पैरवी आपके सरकार ने की, आपकी एजेंसी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने सबूत अच्छे से नहीं रखा, प्रस्तुत नहीं किया। ये तो सवाल है ना कि घटना हुई, कोई तो गुनहगार होगा। अतुल जी ये बताइए कि जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र ये कह रहे थे कि एजेंसी ने अपनी बात, सरकार ने अपनी बात ठीक से नहीं रखा। ये बताइए 2008 से लेकर 2014 तक किसकी सरकार थी? कांग्रेस की सरकार थी। और 6 वर्ष तक इस घटना के बाद, मालेगांव घटना के बाद 6 वर्ष इनकी सरकार रही। इनकी सरकार ने 6 वर्षों में इनके एजेंसियों के द्वारा सिर्फ क्या कराया? कर्नल पुरोहित के ऊपर प्रताड़ना, प्रज्ञा जी के ऊपर प्रताड़ना। प्रज्ञा जी चल भी नहीं पा रही। आज उनका बयान देखिए कि फुटबॉल की तरह उनके साथ जो व्यवहार किया जा रहा था, जैसे फुटबॉल को कोई मारता है, ऐसे एक बंद कमरे में इतनी प्रताड़ना। पता नहीं अतुल जी आपकी अभी मुलाकात हुई कि नहीं, मेरा एक निवेदन है, कभी आप प्रज्ञा जी से मिलिएगा, आपके शरीर के रोंगटे खड़े हो जाएंगे। उनकी बातों को जब सुनेंगे, उनकी प्रताड़ना को सुनेंगे, तो आपके आंख से आंसू आएंगे। आज 100 करोड़ सनातनियों का आंसू, ये खुशी के आंसू जो निकल रहे हैं, जो कहती रही चिल्ला चिल्ला कर, सदन से लेकर सड़क तक, भोपाल से लेकर दिल्ली तक और तवांग से लेकर जम्मू कश्मीर तक, कि मैं आतंकवादी नहीं हूं, मैं सनातनी हूं, मैं भगवाधारी हूं, मैं सेविका हूं, लेकिन कोई मानने को तैयार नहीं था। आज जो इस बात को कह रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी दिन से कहती रही कि भगवा कभी आतंक नहीं हो सकता, हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। लेकिन आज देश के लोगों ने, आज न्यायालय के आदेश के बाद देश के लोगों ने ये माना है और दुनिया ने माना है कि हिंदू कभी आतंकवादी नहीं हो सकता, भगवा कभी आतंकवादी नहीं हो सकता। ठीक है, इसका जवाब ले लेता हूं बहुत जल्दी से। अंश भाई एक काउंटर आप करिए, उसके बाद मैम आपके पास आऊंगा। सवाल इस बात का है कि जब आप कहते हैं कि हाँ मजबूत पैरवी नहीं हुई, ये वाजिब सवाल है और ये सवाल होना चाहिए, गुनहगार आखिर कौन है, ये सवाल भी होना चाहिए। इन दोनों सवालों को लेकर नहीं लगता है कि हाँ आपकी पार्टी को मजबूती के साथ इस पर आगे भी पक्ष रखना चाहिए? इस मुद्दे को रखें तो ज्यादा बेहतर है, उस मुद्दे को ही खत्म कर दें ये ज्यादा बेहतर नहीं होगा? आपको लगता है कि न्याय अगर पीड़ितों को नहीं मिला तो किस आधार पर नहीं मिला? सबूतों की कमी कहां पर रह गई? आपकी सरकार के रहते, इनकी सरकार के रहते, एजेंसियां तब भी थी, एजेंसियां अब भी हैं, सबूत तब भी थे, सबूत अब भी हैं, लेकिन सबूत कोर्ट के अंदर नहीं पहुंचे। सवाल ये है। सच्चाई ये कि कोर्ट जो थी वो इनिशियली 323 के करीब विटनेसेस को एग्जामिन करने वाली थी, जिसमें से 40 के करीब विटनेस जो थे वो गायब हो गए थे। उसमें से 30 के करीब जो विटनेसेस थे वो मर चुके थे। 6 के करीब मतलब ये आप देख सकते हैं कि कितने सारे विटनेसेस जो थे 323 में से वो अपना गवाही नहीं दे पाए थे, उनका एग्जामिनेशन नहीं हो पाया था। कितने सारे एविडेंसेस यहाँ पे गायब रहे। ये सब चीजों को लेकर हमने बात करी। एक बात मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ, मैंने सबकी डिस्कशन को सुना, मैं बहुत शांति से सबकी बात को सुन रहा हूँ। यहाँ पे सब लोगों ने यहाँ पे पहलगाम को लेकर बात करी कि भैया वहां पे धर्म पूछ के लोगों को मारा। यहाँ पे हम डिबेट पे बैठते हैं, तमाम लोग जो है यहाँ पे हिंदू है, जितना मैं यहाँ पे सब लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, सब लोग यहाँ पे हिंदू हैं। तो यहाँ पे मेरी जितनी भावना है उतनी ही सभी आपकी भी भावना होगी, उतनी ही बाकियों की भी भावना होगी, क्योंकि हम सब लोग जो है अपने क्योंकि हम सब लोग सबसे पहले ये हम मानते हैं कि हम लोग भारतीय हैं। इस वजह से ही निशिकांत दुबे जी जब डेलीगेशन के साथ जाते हैं ना विदेश, सऊदी अरब में, तो आज जो ये बीजेपी के प्रवक्ता कह रहे हैं ना कि धर्म पूछ के मारा था पहलगाम में, उनको कहना पड़ा कि वो धर्म स्पॉन्सर्ड टेररिज्म नहीं था, वो भारत के ऊपर हमला हुआ था। तो आप अपने खुद के डेलीगेशन पर सवाल उठाते हो। जब आपका डेलीगेशन अंतरराष्ट्रीय में जाता है, वहां पे जाके जब वो कहता है, यहाँ पे मैं बात करना चाहता हूँ, यहाँ पे आप बीजेपी के प्रवक्ता तमाम चीजों को लेकर बात करेंगे, कांग्रेस पे तमाम चीजों को लेके, एक बात यहाँ पे वो जवाब नहीं दे पाएंगे। वो बेशक इसका बीच बीच में जिक्र करें। यहाँ पे मैंने सभी लोगों को बात को सुना, मैंने हमारी जो शिंदे गुट की प्रवक्ता है उनकी बात को भी सुना,
सब लोग कह रहे हैं कि भैया इस मुद्दे को क्यों आप उठा रहे, ट्रंप के मुद्दे को। अरे भैया मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पहलगाम के हमला जब हुआ था और उसका जो मास्टरमाइंड था आसिम मुनी, ट्रंप जो है उसके साथ लंच करता है और उसको धन्यवाद कहता है। इस वजह से मुझे पीड़ा होती है इस चीज को लेकर। मैं उसका जिक्र क्यों ना करूं, कि आज जब वो डेड इकोनॉमी कहता है, आज ट्रंप कम से कम ये कह रहा है कि भारत की इकोनॉमी डेड है, क्योंकि इस वजह से, क्योंकि आज भारत की अर्थव्यवस्था इतनी ज्यादा न्यूनतम स्तर पे जा चुकी है। मोदी जी के रात में जीडीपी ग्रोथ रेट 4% के लो है, अनएम्प्लॉयमेंट जो है 45% के हाई पे है, 45 साल के सबसे ज्यादा बेरोजगारी है इस देश में। सच्चाई है कि इस देश के 1% इंडियन के पास 40% इस देश की इकोनॉमी है। तो सवाल पूछा जाएगा। और ट्रंप बार बार पाकिस्तान को, जिसने हमारे देश के 26 लोगों की निर्मम हत्या करी है, उस चीज को लेकर जब उस मास्टरमाइंड के साथ बैठ के लंच करता है तो मुझे पीड़ा होती है। इस वजह से आज मैं ट्रंप की बात कर रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस देश के प्रधानमंत्री ट्रंप का जिक्र करें, उसको लाल आंख दिखाए। वो बेशक चाइना को दिखाना भूल गए हो, लेकिन ट्रंप का अगर वो नाम ले, उस ट्रंप को जवाब दे, ये मैं चाहता हूं कि मेरे देश की सरकार करे। इस वजह से मैं ट्रंप की यहाँ पे बात कर रहा हूं। मैंने अपने तमाम मुद्दों की भी यहाँ पे बात की, इस मुद्दे पे भी मैंने कई बार जिक्र किया। मैंने इसका जवाब दे दूं क्या? बोलिए अमित जी, बोलिए जल्दी से। आप अपने टाइम पे दीजिएगा, मैंने आपके टाइम पे बीच में बोला, बहुत भाषण हो गया। मैं ये कोई प्रवचन सुनने के लिए थोड़ी बैठा हूँ कांग्रेस का। नहीं, तो हम भी आपका प्रवचन सुनने नहीं बैठे, हम भी आपका यहाँ पे प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे हैं। नहीं सुनिए, हम भी आपका प्रवचन सुनने के लिए नहीं बैठे। मैंने सबकी बात को शांति से सुना है। सच्चाई ये है कि आज बात करना बहुत जरूरी है ट्रंप के बारे में। सच्चाई ये है कि आपके जब जो है आपके विधायक की बात करते हैं, जब कंगना रनौत ने ट्रंप के ऊपर बोला तो जेपी नड्डा जी पर ट्वीट करवाना पड़ा। लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी, कंगना रनौत का ट्वीट करवाना पड़ा, नीचे दिखाने की कोशिश करी। अच्छा अंश भाई, एक छोटा सा काउंटर ले लेते हैं अमित भाई से, उसके बाद में मैम के पास जाऊंगा। हो गया अंश भाई, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर आपने अपनी बात रखी है। एक छोटा सा काउंटर, अंशवास एक छोटा सा काउंटर ले लेता हूं, उसके बाद फिर जाऊंगा मैम के पास। अब समय की थोड़ी पाबंदी है, इसलिए एक एक करके बोलेंगे। अमित जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बहुत संक्षेप में बोलिएगा, बहुत संक्षेप में बोलिएगा। आ रहा हूं मैम, आपके पास में आ रहा हूं। अमित जी, अतुल जी, ये इस तरह का प्रवचन सुनने के लिए हम थोड़ी बैठे हैं किसी का बातों का। मैं आपको मुद्दे पे आता हूं। ये उस समय से बात कर रहे हैं ना, ये पहलगाम की बात कर रहे हैं। मैं इनको बताना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं, इसी सोमवार को 21 तारीख से पार्लियामेंट का सेशन चलता है और महादेव ऑपरेशन जब चल रहा होता है। अरे आप पहलगाम की यहाँ पे कैसे बात कर सकते हैं? सच्चाई है कि आपको जो 4 लोग वहाँ पे आए थे, लोगों को मार के गए, उनको पकड़ने में आपको 3 महीने लग गए। ये सवाल पूछेगा नहीं क्या देश? आपको 3 महीने लग गए। आपकी नाकामी रही थी, आपका इंटेलिजेंस का फेलियर रहा, तक नहीं हुआ था। ट्रंप 30 बार कहता है कि उसने मध्यस्थता करवाई है भारत पाकिस्तान के बीच में, तो मैं क्यों ना पूछूं सवाल? नहीं, जवाब आप बिल्कुल पूछिए सवाल। अंश भाई सवाल जरूर पूछिए आप, लेकिन उसके बाद जवाब भी लीजिए। अपनी बारी में बोले बेहतर होगा। काउंटर अगर करें भी तो छोटा काउंटर करें। हो गया, अंश से जवाब ले लेते हैं। अमित जी भाई वो कह रहे हैं कि क्यों ना पूछे वो सवाल पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है भाई उनका, आपका भी जवाब दीजिए। अतुल जी, हम तो सरकार में हम तो चाहते हैं कि सवाल हमसे विपक्ष पूछे, लेकिन सवाल पूछने का तरीका होता है। सवाल भी वो पूछे जाते हैं, इनको तो सवाल पूछना भी नहीं आता है। इनसे पूछिए कि इसी सोमवार को जब महादेव ऑपरेशन सवाल नहीं पूछा। मुझे आप एक चीज बताइए कि वो 4 आतंकवादियों को लेकर अगर मोदी जी से सवाल पूछा जाए तो भैया हम देशद्रोही हो जाते हैं, लेकिन मोदी जी 26/11 के समय पे मुंबई में जाके प्रेस वार्ता करे तो वो बड़े देशभक्त हो जाते हैं। ये सवाल मुझे समझ में नहीं आता। मोदी जी की जवाब ले लेते हैं अंश भाई, जवाब ले लेते हैं एक एक करके। अब समय की थोड़ी पाबंदी है, समय की पाबंदी हो गया। आपने बोल लिया, अपनी बात रख लिया आपने। नहीं, आपकी देशभक्ति पर, आपके राष्ट्रहित पर कोई सवाल नहीं है। अब जवाब तो ले लीजिए। अब लंबा ऐसे कोई जो है, हाँ ठीक है, 1 मिनट अमित जी जल्दी से छोटा काउंटर। अतुल जी, ये अगर मैं बदतमीजी पे उतर जाऊं ना, नहीं, बदतमीजी किसी को नहीं करनी चाहिए। बदतमीजी कहाँ होती है? बदतमीजी है इस तरह। क्या बदतमीजी है? आप मेरे बीच में बोले थे, मैंने आपके बीच में बोलना शुरू नहीं किया था, आपने मेरे बीच में बोलना शुरू किया था, इस वजह से मैं बीच में बोलूंगा। बोलो। हम सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी दुनिया जहां की बातें करेगी, लेकिन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए आपको सड़क पर उतारेंगे और आगे भी यही रहेगा। आप अपनी जिम्मेदारी क्यों नहीं ले सकते? मोदी जी जो है संसद में जाके 1.5 घंटा भाषण। अच्छा ठीक है। 1 मिनट एक एक करके। हो गया अंश भाई, हो गया। मैम आपके पास आ रहा हूं। मेरा सवाल यह है
कि एक मिनट, मैं मेरा सवाल यह है कि ट्रंप ने टैरिफ लगाया, ये सेकेंडरी मुद्दा है। पहला मुनीर के साथ उन्होंने लंच किया, इस बात का दुख अंश को ज्यादा है। उस व्यक्ति के साथ लंच क्यों कर रहे हैं जिसने टैरिफ भी लगा दिया? मेरे से जवाब लेते ना। मैम बोलिए आप। साहब ने क्या कहा था? सुशीबेन शाह आप बोले, एक मिनट अमित भाई हो गया। मेरा सवाल मैम से। हाँ सुशीबेन आप बोले। नमस्ते, मैं उनको ये बताना चाहूंगी कि जिस प्रकार से ये अंश भाई बात कर रहे हैं बिड मुद्दे के, मैं और आनंद भाई और स्वामी जी भी हर तरह उनको रिप्लाई कर सकते हैं, लेकिन मुद्दा क्या है? माफी मांगेंगे, कोई जवाब नहीं। तुष्टिकरण का कोई जवाब नहीं। अभी एक और सवाल आपका क्या जवाब है? अरे आदर करता हूं, आपका सम्मान करता हूं, लेकिन मैं आप चुप रहे। आपका क्या जवाब है? आप बोल रहे कि कोई जवाब नहीं है माफी पे। नहीं, आप मुझे बताइए, हम आपका लिहाज कर रहे हैं, आपका क्या कहना है? आप मुझे बताइए ना। आपको पता नहीं, इस देश की आंतरिक सुरक्षा पे आप मौन होकर बैठ जाते हैं। इस देश के गृह मंत्री के मुंह से जिम्मेदारी जैसे शब्द नहीं निकलते। उनके नाक के नीचे मणिपुर चलता रहा, उनके नाक के नीचे जो है दिल्ली दंगे हुए। अब सुन लेते हैं अंश अभी आप कह रहे थे कि वो आपके बीच में बोले, अब आप उनके बीच में बोल रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर बीजेपी ने गलती कर दी तो आपको गलती नहीं करना चाहिए, सुधार करना चाहिए। बोलिए सुशीबेन आप बोलिए। को पता नहीं है, कुछ भी बोलते रहे, लेकिन हम आपकी लिहाज कर रहे हैं, उसका फायदा गैर फायदा ना उठाएं। प्लीज शट अप एंड लिसन। सुनिए, सुनने की आदत रखिए, ठीक है? जब 100 करोड़ नागरिक बोल रहे हैं, भारतीय नागरिक, हिंदू नागरिक, तो सुनिए। अभी मैं एक बात बताऊं आपको, इनको सुनने की ना कभी आदत है, उनकी तुष्टिकरण राजनीति उन्होंने अपनाई है। आप मुझे ये बताइए, अभी इसका सवाल दीजिए अंश भाई, कि जब आपने अमरनाथ पर टैक्स लगाया था, अमरनाथ यात्री जब जाते थे तो उसके पर टैक्स लगाया था, लेकिन जब आप जाते हो, आप हज करने के लिए जाते हो, तब सब्सिडी देते हो। इसको क्या कहेंगे आप? तुष्टिकरण? उसका जवाब दीजिए। कांग्रेस का डीएनए सिर्फ और सिर्फ तुष्टिकरण का है। उनको एलर्जी है शब्द, हिंदू शब्द से, और इसीलिए आज उनकी ये हालत है, विरोध में बैठे हैं और आजीवन विरोध में रहेंगे। मैं आपको दूसरा बता दूं, ये जो वत्स भाई बात कर रहे थे ना, नरेंद्र मोदी ने सही पकड़ा है, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने सही पकड़ा है कांग्रेस को। आज पार्लियामेंट में उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस पार्टी को ना मुद्दे हैं, इसलिए पाकिस्तान के मुद्दे उनको लेने पड़ रहे हैं। आज आप सुनिए, आप जो अंश भाई बोल रहे हैं, किसकी भाषा बोल रहे हैं? पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। What nonsense are you talking? ये आपके सारे मुद्दे पाकिस्तान में उसके प्रतिसाद पड़ रहे हैं। जब लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना को, जिसने भारत अरे अंश भाई इधर जाने जाते हैं, उसको सेकुलर बोल दिया था। आप क्या बात कर रहे हैं? आप किसकी बात कर रहे हैं? क्या बात कर रहे हैं? मुद्दा क्या है? यही होता है जब आपको पाकिस्तान से मुद्दे लेने पड़ते हैं। अभी जस्ट कीप क्वाइट एंड लिसन। सुनिए, बात ट्रंप की हो रही है, तो आपकी अगेन, जब ऐसा कहा ट्रंप ने कि 4 साल से पाकिस्तान और हिंदू में नहीं बनता है, तब कांग्रेसी कुछ नहीं बोले, राहुल गांधी कुछ नहीं बोले। लेकिन ये जब बात हुई कि भाई आसिफ मुनीर जो 1 नंबर के टेररिस्ट खुद हैं, वो हैं, तो तब वो जाके उन्होंने आक्षेप लिया। जब 1000 साल की जो बात थी, तो क्यों नहीं बोले? उनको जो फिट लगता है वो ही बात करते हैं। उनको जो राजनीति है उनकी हर, मैं पूछूंगा उनके ऊपर, मैं पूछूंगा हमारे देश की सरकार जो है ऐसा लगा नमस्ते ट्रंप हाउजी मोदी करती है, मोदी जी के प्रचार में जाते, तो मैं पूछूंगा हम सबका पैसा लगा के मोदी जी नमस्ते ट्रंप, ये सवाल पूछा जाएगा। अरे नरेंद्र मोदी जी ने लगातार आपके सारे प्रश्न को ध्वस्त कर दिया है। सच्चाई, सत्यमेव जयते, सच्चाई से जवाब दिया है। जैसे सच्चाई की बात ही तो नहीं करते मोदी जी। अरे क्या बात कर रहे हैं? आपको क्या करते हैं? आपने ठेका ले रखा है, राहुल गांधी ने ठेका ले रखा है सच्चाई का। मोदी जी सच्चाई की बात ही तो नहीं करते हैं ना। सच्चाई तो ये है, मैं सोचता हूँ कि अगर नेहरू जी, मैं सोचता हूँ अगर नेहरू जी भारत के प्रधानमंत्री, अरे भाई मेरे आर्मी पर भरोसा, प्राइम मिनिस्टर पर भरोसा नहीं, वायुसेना पर भरोसा, तो किसके पर भरोसा है? खुद सोनिया गांधी पर, सिर्फ राहुल गांधी पर? क्या बात कर रहे हैं आप? 1.5 घंटे का के जो आज पार्लियामेंट में नरेंद्र मोदी जी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री बोले, आपके सब मुद्दे ध्वस्त हुए। आज देश आप पर हंस रहा है,
आप पर हंस रहा है कि आपके पास मुद्दे नहीं है। पाकिस्तान का देश मुद्दा लेके आप यहाँ खड़े हो, शर्म लगनी चाहिए। ठीक बात है, चलिए चलिए, सवाल यही था कि आखिर मुद्दा क्या है। देखिए 17 साल बाद कोई फैसला आता है, मुद्दा वो नहीं हो सकता, मुद्दा वो होगा जो तय करेंगे विपक्षी दल के लोग, मुद्दा वो होगा जो तय करेंगे सत्ता पक्ष के लोग। भाई कुछ मुद्दों का अधिकार हमें भी दीजिए, हमने जिस मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाया आप लोगों ने अपनी अपनी बात रखी, लेकिन दो चीजें, एक तरफ कि 17 साल बाद फैसला आया, सबूत कहां चले गए ये भी सवाल है, गुनाहगार कौन थे ये भी सवाल है, और उसके लिए आपके पास एक मौका है ऊपरी अदालत में जाने का। सरकार पर अगर कोई आरोप लगा रहा हो, चाहे विपक्ष का हो, वो उसका अधिकार है कि आखिर सबूत में कमी कहां रह गई, एजेंसियां सबूत क्यों नहीं प्रस्तुत कर पाई, पैरवी कहीं लचर हो गई, कमजोर हो गई, तो उसको फिर से मजबूत करने की आवश्यकता है। इस सवाल के जरिए अगर आप आगे बढ़ेंगे तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर यह कहेंगे कि नहीं ये मुद्दा ही नहीं और मुद्दा वो होगा जो बाकी दल या सत्ता पक्ष के लोग ही तय करेंगे, तो शायद ये भी नाइंसाफी होगी। बहुत शुक्रिया महाराज जी आपका, मैम आपका, अमित जी आपका और अंश भाई आपका भी। तो मौजूदा दौर में सबसे बड़ा सवाल यह था कि आखिर जिन परिस्थितियों में ये पूरा घटनाक्रम हुआ उसमें सबूतों में कहां कमी